कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए और जम के प्रैक्टिस कीजिए, जम के लिखिए, आपका मेंस जरूर होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ाएगी, उस पर कुछ स्टडी मटेरियल देगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को डिक्टेट भी करा सकती है। और जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो मैं पहले बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़ा इशू मुद्दा रहता है बच्चों के सामने, वो भी समझाएगी कि कैसे इसका डिमांड को फुलफ़िल करें। तो ये बेस्ट टाइम है कि 3 महीना आप फुल मेंस की तैयारी कीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप मेंस इस बार दे रहे हैं। नमस्कार, विजन आईएएस के इस सेशन में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज का जो सेशन है हमारा यूपीएससी मेंस 2024 पर आधारित है। इसमें हम लोग मेंस परीक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ हैं विजन आईएएस के फैकल्टी श्री इंद्रजीत कुमार सर। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। सर, जब अब यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा हो चुकी है इस वर्ष के लिए, तो अब मेंस परीक्षा में लगभग 3 महीने हैं अभी से, और जो कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल है किसी भी एस्पिरेंट्स के सफलता के लिए। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ यहाँ ये भी देखते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सामान्य रूप से बच्चे फेस करते हैं। तो एक बार सर बातचीत शुरुआत करने से पहले उन इश्यूज़ को एक बार हाईलाइट कर दें सर। बिल्कुल आदित्य, आपको पता है कि जैसे अभी 16 तारीख को ही प्रीलिम्स हुआ है, तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो साल भर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो भी 1-2 महीना पहले राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ देते हैं प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा तो 3 महीना 4 महीने का गैप हो जाता है। तो जो प्रीलिम्स से मेंस की तरफ जो स्विच करना है वो कठिन हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की है पहले, तो कब राइटिंग प्रैक्टिस अब शुरू करें? आप बॉर्डर पे हैं, आपको लगता है कि नहीं हम मेरा प्रीलिम्स शायद इस बार ना हो या हो, तो ऐसा जो उधेड़ बुन की स्थिति होती है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तो बच्चे शुरू नहीं करते हैं। इसके अलावा जो बच्चों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि पहले हम राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करें या पूरा इंटायर सिलेबस रिवाइज कर लें, क्या वैल्यू एडिशन पहले कर लें और रिवीजन कर लें फिर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करें। यही चीज़ ऑप्शनल के साथ भी है। और इससे क्या अभी शुरू करें या लास्ट में कुछ इससे लिख लें, उससे काम चल जाएगा। तो ऐसे सारे जो दिमाग में उधेड़-बुन चलता है, उस चक्कर में स्टूडेंट जो प्रीलिम्स के 3-4 दिन बाद रेस्ट लेके जो उनको शुरू करना होता है मेंस के लिए तैयारी, वो कर नहीं पाते हैं और वो पिछड़ जाते हैं। रिजल्ट आया, उनका पीटी हो गया, तो उसके बाद उनको लगता है कि अरे 15 दिन मेरा ख़राब हो गया है। तो ये भी एक प्रेशर बाद में बिल्डअप होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जी सर। तो सर, यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? मुद्दे तो आपने विस्तार से सर बताएं, तो सामान्य तौर पे क्या अपनाया जाना चाहिए बच्चों को? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट एकदम कॉन्फिडेंस है जिसमें कि नहीं मेरे मार्क्स 90 प्लस आ रहे हैं, 95 प्लस आ रहे हैं या 100 प्लस आ रहे हैं, तो मेरा पीटी इस बार हो रहा है। तो उनको तो ऑब्वियसली अब से शुरू कर देना चाहिए पढ़ाई और रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस। मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ कि जो बॉर्डर पे हैं, जिनको लगता है कि वो बॉर्डर पे हैं, शायद हो या शायद ना हो, या फिर वो भी स्टूडेंट जो बैड लक के कारण नंबर थोड़ा कम रह गया, यह बेस्ट टाइम होता है ये 3 महीना आपका मेंस की तैयारी का। मैंने अधिकतर देखा है मुखर्जी नगर में कि बच्चे वो 2-3 महीना घर चले गए, इधर उधर चले गए या फिर परेशान हो गए, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किए। और जब मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके बाद फिर वो सीसेट की तैयारी फिर से प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो लगभग बच्चे प्रीलिम्स का ही तैयारी करते रहते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है कि 3 महीना आप फुल मेंस की तैयारी कीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप मेंस इस बार दे रहे हैं और उसके बाद जब अगले साल आपका पीटी होगा तो वो आपको अपर एज देगा। और जो स्टूडेंट ऑब्वियसली जो जिनको कॉन्फिडेंस है कि क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको तो तुरंत प्रारंभ करना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि पहले राइटिंग प्रैक्टिस करें क्या। देखिए, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। आप प्रीलिम्स के लिए भी मैगजीन पढ़ते हैं और ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मैगजीन पढ़ रहे हैं तो मेंस का पार्ट छोड़ रहे हैं, नहीं। वो एनालिसिस आप मंथली मैगजीन में भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे पॉलिटी है, इकॉनमी है,
इन सब के जो आपके बेसिक नोट्स है उसको रिवाइज करना चाहिए और अभी ही लिखना शुरू करना चाहिए। मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो मैंने फेस किया और स्टूडेंट को फेस करते हुए देखता हूँ, तो वो स्टूडेंट, चूँकि वो 20 सवाल 3 घंटा में लिखना होता है जो आसान नहीं है, और वो लिख नहीं पाते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अभी टाइम का टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगला 15 दिन आपको टाइम का टेंशन नहीं लेना। मैं तो कहूँगा कि 4 घंटा में लिखो, 4.5 घंटा में लिखो, पूरा थिंकिंग करके लिखो, लेकिन कलम उठाना ज़रूरी है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में नहीं हैं, सिर्फ मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि गवर्नेंस हो गया। मेरा सब्जेक्ट जैसे सोशल जस्टिस है, सोसाइटी है जिस पेपर 1 में, इसी प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी है पेपर 3 में, एथिक्स पूरा 250 नंबर का इसी में है, और एससे पूरा आपका मेंस ओरिएंटेड है, मेंस में ही है। तो आप जब इसका देखिएगा तो कम से कम 750 से 1000 मार्क्स का ऐसा पेपर है जो सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है। तो उसका आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा, बाद के लिए नहीं छोड़ सकते हो। खासकर जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले आपको पकड़ना है। जैसे गवर्नेंस 40 से 50 मार्क्स का सवाल पूछता है, 2 से 3 दिन में तैयारी हो जाती है। अगर आप सही से उसको तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी कर रहे हैं। सोशल जस्टिस 2 से 3 दिन में, 4 दिन में तैयारी हो जाती है। IR 1 सप्ताह 10 दिन में तैयारी हो जाती है। तो इन छोटे सब्जेक्ट्स को अभी आप उठा सकते हैं और जल्दी समाप्त कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। और अभी एवरीडे मॉर्निंग में 1 घंटा जो आपके पास शॉर्ट नोट्स है उसको रिवीजन चक्र में शामिल कीजिए, कि महीने में या 15 दिन में एक बार पूरा रिवीजन हो गया, फिर से अगले 15 दिन में एक अगला रिवीजन होगा, तो मेंस तक आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा 5-6। और जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो भी रिवीजन को कंसोलिडेट करता है। तो मुझे लगता है कि जीएस को अभी प्रारंभ कर देना चाहिए। रही बात ऑप्शनल का, ऑप्शनल से इन जनरल स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्यार होता है, उसका अपना सब्जेक्ट है, उसको जिया है, डिटेल में पहले पढ़ा है, तो उसको डेली वही रिवीजन चक्र में 1 घंटा ऑप्शनल का रिवीजन में शुरू कर देना चाहिए। और जो सिलेबस देखना चाहिए, जैसे कि 20 टॉपिक है एक पार्ट में, तो सबसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं या शॉर्ट नोट्स हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, आधे पेज में बनाना चाहिए। उससे एक तो आप नोट्स बनाते समय भी आपका रिवीजन हो रहा है, और बाद में ये रिवीजन बहुत काम आता है, बार बार आप उसको जल्दी में रिवाइज कर सकते हो। काफ़ी टॉपर से इंटरेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि उनके पास शॉर्ट नोट्स खूब होता है, और वो बताते हैं कि सर ऑप्शनल मैं 1 दिन में पूरा रिवाइज कर देता हूँ, जीएस पेपर 1 पूरा 1 दिन में रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ तक कि बाद में जीएस पेपर 1 और 2 जो 1 दिन में होने वाला है, तो वो रात में दोनों रिवाइज करके लोग जाते हैं। तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और रही बात इससे की, मैंने जो बच्चों में देखा है और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन 25% मतलब कम से कम 1/4 बच्चे पहली बार ऐसे लिखते हैं एग्ज़ाम हॉल में, और वहाँ आप लिखेंगे, ऑब्वियसली आप 30-40 नंबर दूसरे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे जो काफ़ी ऐसे लिख के आए हैं। और ये 30-40 नंबर जीएस में बढ़ाना या ऑप्शनल में बढ़ाना या इंटरव्यू में बढ़ाना बहुत टफ हो जाता है। तो इससे मुझे लगता है कि लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको आराम से आप प्लग कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तो इससे के लिए आपको उसमें जो आपके दिमाग में, चूँकि आपने साल भर पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, तो पहले से ही वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आपके। तो एक बार लिखना शुरू कीजिए, कलम उठाइए। हो सकता है कि 10 इससे आप बड़ा ख़राब लिखोगे, लेकिन आगे से फिर वो सुधार होना शुरू हो जाएगा। जब लिखते लिखते वो जब आर्ट में तब्दील होता है, पहले होता है वो प्रैक्टिस, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आर्ट में तब्दील होता है वो। जब वो आर्ट बनेगा आपका आंसर राइटिंग का, तो वो कैसा भी ऐसे आ जाए, बहुत शानदार आप ऐसे लिखोगे। तो मुझे लगता है वीक में 1-2 ऐसे लिखना चाहिए। जी सर, मतलब मेंस से जुड़े हुए पहलुओं पे काफ़ी विस्तार से आपने बताया सर। लेकिन सर अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक होऊंगा। सोशल जस्टिस विषय, एक एक्सपर्ट के तौर पर, एक फैकल्टी के तौर पे आपकी ओपिनियन, आपके सुझाव कुछ मैं यहाँ सर जानना चाहूँगा जो एस्पिरेंट्स को मदद करे। जैसे कि कुछ क्वेरीज जो हमारे सामने सामान्य तौर पे देखी जाती हैं कि स्टैटिक पोर्शन में कहाँ से तैयार शुरू करें वो और कहाँ तक जाएं, एक, और दूसरा करंट अफेयर को इसमें पूरी प्रक्रिया में
इस सेक्शन में कैसे उसमें शामिल करें, इसके बारे में सर थोड़ा हमें बताएं सर। बिल्कुल। जो सोशल जस्टिस सब्जेक्ट है ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 में है, बड़ा छोटा सा है, उसमें मात्र 3 टॉपिक है सिलेबस में। जैसे गरीबी और भूख से संबंधित समस्याएं हैं, समाज जो सुविध समूह के लिए क्या क्या योजनाएं लाई हैं, कौन कौन से संगठन बनाए हैं, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उस संबंध में, है ना, कानून है, वो सब आपको पढ़ना है। और एक है जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कौशल विकास है, उस संदर्भ में सरकार क्या प्रयास कर रही है वो, या उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, वो आपका सोशल जस्टिस में आता है। सुनने में तो आपको मात्र 3 टॉपिक लग रहा है, लेकिन जब उसका डिटेलिंग करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे सरकार द्वारा समाज के सुविध समूह के लिए किए गए प्रयास। अब जो सुविध समूह को डिटेलिंग करेंगे तो सुविध समूह बहुत सारे समूह हैं। महिलाएं सबसे बड़ी सुविध समूह मानी जाती है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ट्रांसजेंडर है, वैसे ही वृद्ध आबादी है, बच्चे हैं, सब सुविध समूह में आते हैं। अब इनमें सरकार हजारों योजनाएं चलाती है, अनेकों कार्यक्रम हैं, अनेकों कानून हैं। सबसे संबंधित कुछ मंत्रालय जो उनसे संबंधित हैं और कुछ डेडिकेटेड ये संगठन हैं जो उससे संबंध में काम कर रहे हैं। काफ़ी एनजीओ इस संदर्भ में काम कर रही है। जब आप स्टैटिक पार्ट पे जाओगे हर एक टॉपिक में तो फिर बहुत डिटेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसका पूरा बैकग्राउंड आपको पीछे 50 साल का देखना पड़ेगा। तो आपको PYQ पे जाना है प्लस करेंट पे जाना है। PYQ जब आप एनालिसिस करते हैं तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र, इसमें जो भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो संरचनाएं बनी हैं तो त्रिस्तरीय संरचना बनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल्स। अब उसमें आप प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, कहाँ क्या है, कौन सा मंत्रालय है, एकदम स्टैटिक पार्ट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप PYQ एनालाइज करोगे तो देखोगे कि जो क्वेश्चन पूछे हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस किया। 4 से 5 बार डायरेक्ट स्वास्थ्य पे आया है तो प्राइमरी हेल्थ केयर आया है। कहीं ये नहीं पूछा है कि सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या प्रॉब्लम है, टर्सरी में क्या प्रॉब्लम है। उसी प्रकार से जब शिक्षा के संबंध में आप देखोगे जो क्वेश्चंस हैं तो वहाँ भी अब प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। तो शिक्षा के संबंध में प्राइमरी पे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा है, एक बार। अधिकतर क्वेश्चन हायर एजुकेशन प्लस स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट आप समझ सकते हैं कि ये प्राइमरी सेकेंडरी का नहीं, ऊपर का चीज़ है। तो इस पे यूपीएससी का फोकस रहता है। तो आपको इसको जॉट डाउन करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लस जो करेंट में क्या आ रहा है। एक और एग्जांपल हम देना चाहते हैं। महिलाओं के संबंध में अनेक कानून हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस कानून है पॉश कानून 2013 का, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। पिछले साल उसके 10 साल पूरे हुए, तो इस साल बहुत ज़्यादा चांस है पूछने का। तो पॉश अधिनियम के स्टैटिक भी तैयार करने हैं, उसका करेंट भी तैयार करना है कि वो कितना सफल हुआ है, कहाँ लिमिटेशन आ रहा है, कहाँ मुद्दे हैं और समाधान क्या होना चाहिए, वहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। या फिर हाल में कोई कानून पास किए गए हैं पिछले साल तो इस साल आने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे दिव्यांगजन के संबंध में 2016 में कानून पास हुआ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, 17 में सवाल पूछ दिया। तो हमें ये चीज़ जब आप PYQ एनालिसिस करते हैं और प्लस हेल्प लेते हैं करेंट अफेयर के टॉपिक्स का तो एकदम दिख जाएगा। मैं तो कहूँगा कि 50% क्वेश्चन आप आउट कर देंगे, और ये मुश्किल से 15 से 20 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे। जो रेलेवेंट टॉपिक हैं विद करेंट अफेयर, उसी को आपको 5-6 बार रिवीजन करना है और आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपका सोशल जस्टिस हो जाएगा। मतलब सर कुल मिलाकर ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि स्टैटिक पोर्शन को ध्यान में रखते हुए करंट को शामिल करते हुए बिल्कुल आगे बढ़ना है हमें। अब तो सर ये बात हो गई, लेकिन सर आंसर राइटिंग का एक इशू जो बना रहता है कि आंसर राइटिंग कब से करना चाहिए किसी भी विषय में, खास करके इस विषय में, और टेस्ट सीरीज इस पे कितने देने चाहिए मतलब कितने संख्या में देनी चाहिए। और अंत में सर मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा रहेगा यहाँ पे कि कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस वर्ष के लिए
या सामान्य रूप से इस विषय में इम्पॉर्टेंट हैं, हाईलाइट करना चाहें तो सर एक बार कर दें सर। अच्छा, देखिए आंसर राइटिंग तो इन जनरल एक हर बच्चों में हेजिटेशन होता है। एक तो इन जनरल यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों में मैंने एक कॉमन चीज़ देखा है कि परफेक्शनिस्ट अप्रोच, कि जब मेरा बेस्ट कंटेंट बनेगा तब हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, तब हम आंसर लिखेंगे। जब मेरा पूरा वैल्यू एडिशन होगा, जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर चुके होंगे, जब हम टॉपर्स कॉपी एनालिसिस कर लेंगे, तब उसी अनुरूप हम लिखेंगे। 2 महीना 2.5 महीना ऐसे निकल जाता है और आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर नहीं पाते हो। अच्छा आंसर लिखने के लिए प्रारंभ में खराब आंसर लिखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो खराब आंसर अभी लिखना इम्पोर्टेंट है, टेस्ट सीरीज में लिखना इम्पोर्टेंट है। जब आपका चेक होके आएगा तो बस मार्क्स मिला के उसको फेंक नहीं देना है, आपको वो जो वहाँ कमेंट्स हैं उसको क्रॉस चेक करना होगा कि कहाँ मेरा कमी रह गया है। यहाँ तक कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो गुड कॉपीज़ होता है वहाँ मैच कीजिए कि मेरी कहाँ कमी रह गई है। टॉपर्स कॉपी से मैच कीजिएगा कहाँ कमी रह गई है। एक और चीज़ बताता हूँ, बच्चे इन जनरल थोड़ा कम ध्यान देते हैं उस पर, वो है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। गवर्नेंस हो या सोसाइटी हो या सोशल जस्टिस हो, इसमें डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है, स्टेटमेंट देता है और उसमें बोलता है विवेचना कीजिए। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना, प्रश्न की मांग समझना टफ हो जाता है, खासकर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। लिखने का तो एक अलग प्रैक्टिस है, मांग समझने का एक प्रैक्टिस है जिसमें समय लगता है। तो वो जो प्रैक्टिस अभी आपको करना है मांग समझने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 4 घंटा में लिखो, 4.5 घंटा में टेस्ट लिखो, लेकिन डिमांड पे काम करो। और डिमांड जब समझने का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो जब कोई क्वेश्चन को कम समय में आप लिख पाओगे, टू द पॉइंट लिख पाओगे, स्पेसिफिक लिख पाओगे। और दूसरी बात, ओवरऑल आपको 20 से 25 टेस्ट लिखने चाहिए, तो उसमें ऑब्वियसली 4 से 5 टेस्ट आपका जीएस पेपर 2 का तो ऐसे ही होगा। तो वहाँ पे आप सोशल जस्टिस का जो आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक और सलाह देता हूँ कि जब आप घर आते हैं तो जो उसका मॉडल आंसर है उससे उसके डेटा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स सबको कलेक्ट करके एक जगह अपने डेटा शीट में या फिर अपने नोट्स में शामिल ज़रूर कीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा करता है आगे। रही बात इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो जैसा मैंने पहले ही कहा है, 2 घंटे में पीवाई, छोटा सब्जेक्ट है तो 2 घंटे में पीवाईक्यू एनालिसिस हो जाता है। वो टॉपिक्स आपको रिदम दिखने लगता है कि क्या यूपीएससी पूछ सकता है, तो वो टॉपिक्स का एक जगह नाम लिखिए, प्लस करेंट अफेयर में क्या टॉपिक्स आए हैं उसको अगर आप सही से तैयार कर लेते हैं तो काम आपका हो जाएगा। हाँ सर, काफ़ी विस्तार में आपने सर बताया, काफ़ी सहायता मिल सकती है इससे सर। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा सर कि मेंस एडवांस बैच विजन आईएएस की एक अच्छी इनिशिएटिव है, वो कैसे ये सारी स्ट्रैटेजी में मदद करेगी एस्पिरेंट्स को, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, जिसमें कि मेंस एडवांस बैच से जुड़े विभिन्न पहलू शामिल हों सर। हाँ, आदित्य, मेंस एडवांस बैच, इसका नाम में ही एडवांस लगा है, तो इससे ये मालूम चलता है कि इसमें बेसिक्स आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक्स आता है। अब ये एडवांस में क्या पढ़ाया जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्य फोकस है जो आपका 2024 में मेंस होने वाला है, उसमें जो बच्चे देने वाले हैं वो कैसे जल्दी तैयार हों। तो 60 दिन में ये कंप्लीट किया जाएगा। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। इसमें जो फैकल्टी है, आप एक तो ऑफलाइन आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी बात ये है, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप क्लास में आएंगे, फैकल्टी आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ाएगी, उस पर कुछ स्टडी मटेरियल देगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को डिक्टेट भी करा सकती है। और जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़ा इशू मुद्दा रहता है बच्चों के सामने, वो भी समझाएगी कि कैसे इसका डिमांड को फुलफ़िल करें। देखिए, और इसमें जो फैकल्टी जिस टॉपिक्स को चूज़ कर रहे हैं तो पूरा साइंटिफिकली डिजाइंड है वो, कि किस टॉपिक को लेना है, कितने दिन हमें किस सब्जेक्ट को लेना है और 7 दिन में इसको कंप्लीट करना है। तो आप क्लास में आएंगे तो एक तो मज़ेदार बात क्या है कि आपका पीयर ग्रुप भी बनेगा, फैकल्टी से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो आपका एक मेंटरशिप भी यहाँ पे उपलब्ध है। प्लस जो क्लास में कुछ सवाल लिखाया जाएगा उससे आप ये अपने आप को रियल टाइम में असेसमेंट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, जब पीयर ग्रुप में लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, साथ में फैकल्टी भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक
कुछ कंटेंट देगी। जैसा कि सर सारे पक्षों पे आपने काफ़ी डिटेल एनालिसिस यहाँ पे दिया है और वो स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी वो। तो सर अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स इस बार शामिल हो रहे हैं मुख्य परीक्षा 2024 में और जो नहीं भी होंगे बाई चांस, तो सबके लिए एक अंतिम मैसेज आप अपना देना चाहें तो सर? मैं इन जनरल लगभग सारे स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ जब भी मिलता भी हूँ सामने से, कि तीनों स्टेज में मेंस सबसे आसान है, क्योंकि इसमें लक फैक्टर सबसे कम है। अगर आप सही से PYQ एनालिसिस करके टॉपिक्स को सिलेक्ट करके उसको अच्छे से रिवीजन करके खूब राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए तो मेंस होता है। तो हम बस यही कहेंगे कि बस गीता को वो श्लोक याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए और जम के प्रैक्टिस कीजिए, जम के लिखिए, आपका मेंस जरूर होगा। जी धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू। सर के शब्दों में कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग सभी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस 3 महीने का पूरा उपयोग कीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। धन्यवाद।